बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर और उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि आप हमारा शो देखेंगे और फिर हम आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस देंगे जिसमें कोई ऐसी आपको नॉलेज मिलेगी, कोई ऐसे टैलेंटेड लोग होंगे जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। फिर वैसे ही जैसे हमारे कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं हमारे घर पे, हमारी सेहत पे, अगर हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होती है और हम उसको ठीक नहीं करा रहे होते, या कभी ठीक कराने का मौका नहीं मिलता, या कभी ठीक करा रहे होते हैं मगर हमें उसकी समझ कोई नहीं होती कि हमने किन डॉक्टर्स के पास जाना है, किस तरीके की ट्रीटमेंट लेनी है, कैसे इलाज कराना है। तो उसी हिसाब से हमने आज भी हमारे प्रोग्राम में ऐसे लोगों को मदऊ किया है जो आपको बताएंगे, कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट प्रोफेसर्स जो आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और साथ साथ हम बात करेंगे हमारी स्किन के ऊपर भी। और स्किन जो है वो बहुत सेहतमंद और ख़ूबसूरत लगनी चाहिए, जिस तरह से आपकी पूरी बॉडी के सारे जितने भी आर्गन्स हैं वो जब फिट होने चाहिए, तो फिर आपकी स्किन भी, जो कि सबसे पहले आपके चेहरे से नमूदार होती है, आपकी जो एक अपीयरेंस है, तो वो होगी। और साथ हम आज बात करेंगे कोर्ट मैरिज के ऊपर कि आजकल तो ये सुनने में आ रहा होता है हर एक का कि भाई ये जो है जाके जो है इनकी बेटी ने कोर्ट मैरिज कर ली, ये जो बेटा है इसने इनकी कोर्ट मैरिज की थी, बहू लेकर आए। तो क्या ये सही होता है, या फिर मुल्क से बाहर जो लोग रह रहे होते हैं वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और इस्लामी तौर पे ये क्या है, किस तरह है, हमारा दीन क्या कहता है, क्या कोर्ट मैरिज को माना जाता है, इस शादी को एक्सेप्ट की जाती है, या इसके इश्यूज़ होते हैं। कि जैसे कि आपको पता है कि जैसे मैं न्यू टैलेंट को प्रमोट करती हूँ, तो आज हमारे शो पे भी एक ऐसा टैलेंट आया है। वैसे न्यू टैलेंट नहीं है, मैं आपको बताऊँ, 8 से 9 साल हो गए इनको परफॉर्म करते हुए, और बहुत डिफरेंट फील्ड इन्होंने चूज़ की है। जिससे हम बात करते हैं कि कोई सिंगर है, कोई म्यूज़िशियन है, तो ये भी म्यूज़िशियन है, एक ऐसा टैलेंट है जो कि ख़ुद तो प्रोड्यूस करता है अपना म्यूज़िक, मगर साथ आप सबको इंजॉय करवाता है। इस तरह के लोग हैं कि आप के सामने ड्रम प्ले करेंगे, आपको टीच करेंगे, और जितनी भी ऑडियंस बैठी होगी हॉल में, किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी कॉन्सर्ट में, वो सब के हाथ में जो है ना ड्रम्स दे दिए जाते हैं और उनको जो है वो प्ले करवाया जाता है, और लाइव ये पूरा म्यूज़िक सेशन होता है। ये कर रहे हैं हैदर और जमील, नहीं, हैदर जमील एंड ज़ैन शाहिद। वो असल में जैसे मेरा नाम है ना केम ख्वाजा मोहम्मद मुनज़्ज़म मुज़फ़्फ़र मुस्कान फ़िज़ा अली ज़ियाउल कमर, उसी तरह इनका भी मुझे नाम लगा, शायद कोई बहुत लंबा होगा तो मगर इनका नाम छोटा निकला। एनीवे, हैदर जमील और ज़ैन शाहिद हमारे साथ हैं, ड्रमर बॉयज़ हैं। इनका ड्रम सर्कल पाकिस्तान बैंड है, 8-9 साल से परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हैदर जमील, आपको वेलकम कहूँगी, और साथ में आपको ज़ैन शाहिद, आपको भी वेलकम कहूँगी। क्या बात है, नई चीज़ है ये। असल में कर आप लोग काफ़ी टाइम से रहें, मगर इसका जो है ना बूम अभी आया है एकदम से, लोगों को समझ अभी आई है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ड्रम सर्कल जो है वो दुनिया में तो होते ही रहते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान में हम तकरीबन 8-9 सालों से इसको कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी एक लोगों को पता चल रहा है, पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ कि ये ड्रम सर्कल्स क्या है बेसिकली। तो इसमें एक पूरी एक जर्नी है, थोड़ा थोड़ा से शुरू करते करते आज हम आपके पास बैठे हैं। तो ज़ैन, आप भी बताएं कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसमें आप ही परफॉर्म कर रहे होते हैं? जैसे मैंने कहा उसमें कोई इवेंट अगर रह गया तो बताएं प्लीज़। नहीं, आई थिंक यू हैव कवर्ड इट ऑल, लेकिन ये कि मैं ऐड कर देता हूँ। सो वी डू कॉर्पोरेट शोज़, हम लोग वेडिंग्स हैं या कोई पर्सनल गैदरिंग्स हैं, इवन पब्लिक ड्रम सर्कल्स। सो इट्स अमैलगमेशन कह लें, या सब कुछ मिल मिला के ये पब्लिक इवेंट्स हैं और कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए करते हैं। हाँ। और लोग एंजॉय करते हैं इसको, लोग आते हैं। और वो जो स्मॉल जीटी गैदरिंग करती है फैमिली, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, एक अच्छे हॉल में, एक रूम में, राइट? जी, ऑफ कोर्स, बिल्कुल वो कर सकते हैं। सो वी डू शोज़ जिसमें 500 लोग भी हमने केटर किए हुए हैं, एंड देन अगेन वेरी इंटीमेट गैदरिंग आल्सो वेयर 10-15 लोग भी हैं जो हम लोग करते हैं। तो बैंड में कितने लोग हैं आप लोगों के? सो बेसिकली 3 to 4 पीपल, और मैं, हैदर एंड ज़ैन, हम इसके कोर मेंबर्स हैं, और प्लस दिस असद जो हमारा पूरा मैनेज करते हैं, बिकॉज हम वी आर ट्रैवलिंग ऑल द टाइम। हम कभी लाहौर हैं, कभी कराची हैं, कभी इस्लामाबाद हैं, तो असद इज़ द गाय जो सारा कुछ मैनेज करता है हमारे लिए। तो मंथ में आप लोग कितने कोई शोज़ कर लेते हैं इसके? इफ़ ये विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। विंटर्स में बेसिकली हमारा बिल्कुल पैक चल रहा होता है, और समर्स में भी हम प्रॉब्ली लाइक 10 शोज़ इन अ मंथ तो हमारे नॉर्मल है। तो कभी किसी सिंगर के साथ कोलैबोरेशन हुई है आपकी? कोई ऐसा किसी का गाना जिसके आपके इस ड्रम के साथ हुआ हो, इस तरह से आपने प्ले किया हो? सॉन्ग्स वगैरह तो बनते रहते हैं जिसमें ये परकशन इंस्ट्रूमेंट्स बजते रहते हैं, मगर कोई कॉम्बो कभी? हाँ, नहीं स्पेसिफिकली कोई इस तरह नहीं, बट हमारे अपनी गैदरिंग्स में लाइक अंडरग्राउंड म्यूजिक सीन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे
डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ हम कोलैबोरेट कर चुके हैं। अच्छा, ये वही वाला है ना जिससे वो उसने भी गाया था माइकल बॉटन ने, कैन आई टच यू बेबी? ये वही साउंड मेरे ख्याल से वही पीछे जो बजता है ना। सो ओवरऑल इन इंस्ट्रूमेंट्स को परकशंस कहते हैं, तो ये चीज़ तो वही है। तो कोई से भी गाने को आप परफॉर्म कर सकते हैं या आप अपना म्यूजिक आप खुद बनाते हैं जो परफॉर्म करवाते हैं? सो बेसिकली ड्रम सर्कल्स में जो हम फॉलो करते हैं वो वर्ल्ड म्यूजिक जॉनरा है, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली डिफरेंट बीट्स हैं, डिफरेंट रिदम पैटर्न स्टाइल्स हैं, जिसको हम खुद भी प्ले करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है वो भी प्ले करे उसको। तो व्हाई नॉट वी स्टार्ट? हाँ डेफिनेटली। तो क्या सुना रहे हैं? ये आपका ड्रम है। लाइए जी, मैं घर भी ले जाती होती हूँ, देख लें, मुझे ऐसे बोला ना करें आपका है। ऐसे कई चीज़ें मैं घर ले गई हूँ। अच्छा जी, इतनी गद्दियों पे बिठाया जाता है मुझे तो गद्दी नशीन हो गई इधर ऐसे पाँव में दबा के इसको इस तरह आप रख सकते हैं, ठीक है? ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वेरी सिंपल। आप फॉलो कर सकते हैं। कितने मजे का है। आई लाइक इट। अच्छा, कोई गाना अगर मैं आपको बोलूँ उसके ऊपर भी आप इस तरह से कर सकते हैं? अगर आप गाना गाएंगी तो फिर हम शायद उसके ऊपर प्ले करें। हाँ जी, मुझे माइक दीजिएगा। नेक्स्ट ब्रेक पे जब हम अभी जाएंगे ना तो फिर उस पर हम कुछ हल्की सी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर लाइव आएंगे तो फिर उसको सुना देंगे, ठीक है ना? बिल्कुल। ले लें ब्रेक जरा, ले लें। हम प्रैक्टिस के लिए ब्रेक ले रहे हैं, फिर उसके बाद आपको सुनाते हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर हैदर और जैन, दोनों जो हैं ड्रमर हैं, इनका पूरा बैंड है। और अगर आप भी इनको बुलाना चाहते हैं तो इनको देख लीजिए इस तरह के अपने इवेंट में। अगर आपने कोई एक ऐसा एक्टिविटी करवानी है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। बहुत से कॉर्पोरेट इवेंट्स, वेडिंग इवेंट्स, ये सब कुछ कर रहे हैं। बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं। कितना मज़े का शादी ब्याह के तो कॉम्बोज में जिस तरह के शादी के गाने होते हैं, ढोलक पे अगर लड़कियां बैठ जाएं तो मुझे लगता है ढोलक से ज्यादा इसका मजा आएगा। लड़कियां ये होता है, बल्कि बड़ा कॉमन है। जितने भी दोस्तों और घरों में शादियां होती है वो ढोलकी हमें पकड़ा देते हैं। बट ऑल्सो ये जब हम ड्रम सर्कल्स करते हैं तो जब हम अपनी एक्टिविटीज करा लेते हैं तो एंड पे जो एंडिंग होती है उसमें सारे फिर बैठ जाते हैं, गाने गाते हैं और मजे की बीट्स होती हैं। वो जो हमारा अमूमन लाइक 30-45 मिनट्स का सेशन होता है वो 1.5-2 घंटे में चला जाता है ना? इसी तरह क्या बड़ा एंजॉय करते हैं सारे। अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे तो इतना मजा है, मैं सोच रही हूँ एक और ना हो जाए। वो जो नाज़िया हसन का एक गाना था, आंखें मिलाने वाले, ये सब भी चलता है? चलने को तो कुछ भी चल सकता है। हम देखें जब ज्यादा ड्रम्स बज रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं। आपका अगर स्पेशल कोई ऐसा आइटम जो आप परफॉर्म करके यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, जबरदस्त सा, जो सुबह म्यूजिक पे, हाँ बिल्कुल, तो अगर वो दिखा दें तो मैं कहती हूँ वो भी सबके लिए एक तोहफा होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि हम शादी का गाना गा रहे थे तो हम ऐसा करते हैं, हम इनके ऊपर ढोल बजा लेते हैं। अरे वाह, ठीक है। हाँ, ढोल भी बज जाता है? ढोल भी बजेगा, अभी आपको पता लगेगा। अच्छा, चलिए वो फिर से 1 2 3 4। ये बड़ा ज्यादा एनर्जी थी इसके अंदर, है ना?
ढोल है, ऑब्वियसली ढोल में तो एनर्जी फिर होती ही है। इतने Natural है। छोटे से ड्रम से आपने ढोल बजा दिया, देखिए तो इसमें तो घुमड़ भी हो जाएगा आराम से। करते होंगे लोग, फिर घुमड़ करते होंगे इसके ऊपर भी, है ना? डिफरेंट रिदम्स, डिफरेंट लोग जो है इसको प्ले कर सकते हैं ऑब्वियसली। हाँ, और वो जो एक मैं आपको पहले बताई थी, वो ये वाला माइकल बॉल्टन वाला, कोई इंग्लिश ट्रैक टाइप के इस तरह के कुछ अगर थोड़ा सा अब हमें सुना दें, वो जिसमें ये होता ना। सो बेसिकली फिर आपको सिंग करना पड़ेगा, फिर हम उसके ऊपर प्ले कर सकते हैं। टाइटैनिक भी परफॉर्म हो जाएगा इस पे? देखिए करने को तो आप कुछ भी कर लें, करने को तो आप कुछ भी कर लें। अच्छा, चलिए तो फिर बेसिकली जो हम ड्रम सर्कल्स है ना, उनको हम ज्यादा यूज करते हैं थेरेप्यूटिक सेशंस के लिए। इसके साथ वो एक मोटी बांसुरी वाला भी तो कुछ बचता है, वो लकड़ी की नहीं होती मोटी बांसुरी कुछ, नहीं। या बांस जैसा कुछ बचता है एक लंबा नहीं, सा अगर मैं कुछ। ड्रम सर्कल्स की बात करूँ ना, बात- तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि वी मेक पीपल सिट इन अ सर्कल। Okay. उसमें आपकी क्या, आप कितने साल की हैं मैटर नहीं करता, आप लड़का है, आप लड़की हैं, आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, डजंट मैटर। हम सबको ड्रम्स देते हैं, एंड इट हेल्प्स देम विद देयर स्ट्रेस, देयर एंजाइटी, डिप्रेशन। सो बेसिकली जो ड्रम सर्कल का मकसद ये है, जो पूरी दुनिया में भी फॉलो हो रहा है, कम्युनिटी एक बनती है जिसमें लोग सारे पीपल कम टुगेदर, yes. और उसमें वो डिफरेंट परकशन इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। तो आप मेरा स्ट्रेस और एंजाइटी भी दूर करें, देखने वालों को भी दूर करें, थोड़ा सा कुछ और बजवाएं मजे का। तो जो लोग हमें घर पे देख रहे तो ये हैं, तुम कितने का क्लैप मिलता के है? थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्लैप के थ्रू, हाँ, क्लैप के आप थ्रू घर में बैठ के ताड़ियां बजाएं, ठीक है? अच्छा, ये वाली भी बजा सकते हैं। मुझे बताएं कि कितने का मिलता है? ये वेरी करता है। मेरी अभी जो आपने इस वक्त पकड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान में मुश्किल मिलता है, इसको जम्बे कहते हैं बेसिकली, ठीक है? और ये एक अफ्रीकन ओरिजिन से मैं अफ्रीकन हूँ। कहाँ से लग रही हूँ मैं? अभी दूंगी आपको, आपने मेरा मजाक उड़ाया। नहीं, मैं आपको ड्रम की इंस्ट्रूमेंट की बात कर अच्छा, इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। बट खैर वी ऑल आर इक्वल। कहने का मकसद ये जो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब ये है कि टुगेदर इन पीस एक्चुअली। अच्छा। सो हम ये जो कर रहे हैं, दैट इज टू ब्रिंग पीपल टुगेदर वाह। एंड डू कम्युनिटी बिल्डिंग। और इससे यही होता है कि जब हम आई थिंक 8-9 साल से कर रहे हैं, तो पीपल हैव बिकम फ्रेंड्स, और बड़े कॉमन लोग आते हैं। हमें हाँ। पता है ये पहले मिले थे एंड लोग मिलते हैं अब ये आगे। वाला तो आप कह रहे हैं मिलते ही नहीं, तो अफ्रीका में ज्यादा पाया मिलने जाता को है। तो मिलते हैं, मतलब but- ऑब्वियसली मिलते हैं, but very limited। मैन्युफैक्चर ये नहीं अफोर्डेबल होता। कोई बता दें जो सस्ता कोई घर पे खरीद भी सके, इतने मजे की ये चीज़ है। मेरा ख्याल है 2000-2500 से शुरू होके अच्छा। ये 2-3 लाख तक जाता है एक इंस्ट्रूमेंट। वेरी करता है क्वालिटी पे, ब्रांड के ऊपर, Brand ओह, स्किन not के bad। ऊपर, बहुत सी चीजों तो पे कितनी brand अच्छी करता है। एक्टिविटी है, पेरेंट्स बैठ के बच्चों के साथ फन कर रहे हो, समटाइम्स बजा रहे हो अपने गैदरिंग फन में। भी, और उनके स्ट्रेस में भी उनको हेल्प करेगा, हाँ। उनकी एंजाइटी में भी हेल्प करेगा, डिप्रेशन में भी हेल्प करेगा। चलिए फिर हमें थोड़ा सा और कुछ बिल्कुल जरा ठीक है। प्रैक्टिस कराएं। आपने जो हमें लोग join भी करना बजा- फिर? मैं आपको पूरी फॉलो करूँगा। चलो ठीक है। 1 2 3 गो। जब स्टार्ट करना तो ये सीखना है। मैं तो अभी भी जा रही थी। एक सेकंड, इतनी देर जो आप खच्चल ख्वार हुए हैं, पता नहीं मैं सीखी हूँ कि नहीं सीखी, मैं ये तो देख लूँ। आपने ज्वाइन किया। मैं अब अकेले बजा के देखने लगी हूँ। Done. टीचर साहब देखेगा, सही है? Done. ओके, पहले मैं वहीं से। बहुत अच्छे, वेल डन।
और मैं इतना मजा आया, आपको पता है। So, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बजाया। प्लस ऑल्सो हमारा मानना भी ये है कि जो अब लोग ना ड्रम्स देख के ना यूजुअली डर जाते हैं, हम कैसे बजाएंगे, हमें तो बजाना नहीं आता। तो बेसिकली ड्रम सर्कल का मकसद ये है कि व्हाट वी बिलीव इन, कि रिदम जो होता है वो सबके अंदर होता है। हम लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं उसके अंदर रिदम इन्वॉल्व है, तो हम बहुत फेमिलियर है रिदम से। जस्ट लाइक अ रिदम डिवाइन, Rhythm Divine। एनरिके इग्लेसियस का गाना मुझे याद आ गया। अच्छा, थैंक यू सो मच, इतना मज़ा आया और सो नाइस ऑफ यू। आप लोग आए, अपना टाइम निकाला, आप लोगों ने लोगों को एक नई चीज़ बताई है। आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। एक तो मैंने इवेंट बताया है, मगर वाकई जैसे थोड़ी देर के लिए मैंने किया ना, मुझे सब कुछ भूल गया। यहाँ पे कौन है, किधर है, क्यों खड़ा है, क्यों बैठा है, मैं क्यों आई हूँ, मेकअप क्या किया है, कपड़े क्या, मैंने सब भूल गया। मुझे घर पे क्या हो रहा है, इट्स जस्ट लाइक ये आपको आपके अंदर ऐसे घुमो देता है एंड देन आप जस्ट सिर्फ इसके साथ अटैच हो जाते हैं और आप इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इसका जो साउंड है आपके कानों में ऐसे रस घोल रहा होता है और आपकी पूरी बॉडी को जो है ना, वो मैं कहती हूँ एक थेरेपी आपकी जो वो हो रही होती है, वो मैंने अभी एक्सपीरियंस की बजा के। ठीक है, दूसरी बात ये कि लोगों की बजाना छोड़ दीजिए, ऐसी कोई चीज़ ले आइए, उसको बजाइए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जो है हमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। शादी हर कोई करता है, जितने भी दुनिया में घर में जितने बल्कि अफराद होते हैं, एक साथ रह रहे होते हैं, मैं कहती हूँ उसमें भी हर बंदे की शादी होती है, हर एक की बारी होती है। अगर एक माँ के 6 बच्चे हैं, उसमें बेटे बेटियाँ शामिल हैं, उन सब की शादियाँ होनी हैं, उन्हें बड़ा होना है, शादियाँ करनी है, किसी को लेकर आना है अपने घर, और कोई अपने घर से किसी और के घर जाएगा ब्याह के। ये कॉन्सेप्ट है, ये शादी होनी है और ये हमारे इस्लाम में, दीन में, हर चीज़ में है और हमें कहा गया हम अपनी पसंद की शादी भी कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक ये है कि जो कोर्ट मैरिज होती है, कि हम जाते हैं कोर्ट में और जाकर वहाँ पे शादी कर लेते हैं। बाहर छोटी छोटी डेस्क पे लोग ऐसे वकील बैठे होते हैं, तो किसी ने आपस में शादी करनी होती है, लव मैरिज करनी होती है, तो वो उनके पास जाके बोलते हैं कि भाई हमें शादी करनी है, तो वहाँ पर वो सारा कुछ अरेंज हो जाता है, कोर्ट मैरिज हो जाती है। तो ये किस तरह है, सही है, गलत है, तो इस पे बात करने के लिए हमने बुलाया है आसिया इस्माइल को। और ये माहिर कानून है माशाल्लाह से, पहले भी हमारे शो पे आ चुकी हैं, बहुत ब्लंट है और विमेंस पावर के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए। तो उनके साथ साथ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर शुजात अली ख़ान साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। वो हमें तरतीब से बताएंगे कि क्या हमें हमारा दीन इस तरह की इजाज़त देता है कि हम कोर्ट मैरिज कर सकें, क्या कोर्ट मैरिज सही है, गलत है। ये सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे हमारे शो पे। सबसे पहले आप दोनों को मैं वेलकम कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवी का। थैंक यू टू बी हियर। आसिया, सबसे पहले आपसे मुझे ये सवाल करना है कि जो कोर्ट मैरिज है इसका कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए, कोर्ट मैरिज जो है वो आम मैरिज से फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आम मैरिज जो है वो मैरिज हॉल में होती है या घर में होती है या मस्जिद में होती है। कोर्ट मैरिज जो है ये कोर्ट में होती है, मतलब ये कि कोर्ट की चैम्बर, वकील साहब की चैम्बर में होती है। ठीक है, तो कोर्ट मैरिज का इटसेल्फ ये हम उसको कोर्ट के साथ, ये लव मैरिज है जिसको हम कोर्ट मैरिज का नाम दे देते हैं। ना तो किसी जज में इसमें निकाह पढ़ाना होता है, ना जज ने आके गवाह बनना होता है। ये बेसिकली ऐसे होता है, हमारी जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं उसमें जब बच्चे और बच्चियां घरों से भागते हैं, वो ये होता है कि वालदैन को मनाने की कोशिश करते हैं, वालदैन नहीं मानते हैं तो वो घर से भाग के मैरिज करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, सिविल कोर्ट में, कचहरी में जाते हैं, वहाँ पे कुछ वकीलों ने अपने कार्ड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं, वो चैम्बर ले जाते हैं, बच्ची का बयान हल्फी लिखवाया जाता है कि जी मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही हूँ, मैं सुई जुरिस हूँ, आई मीन के मैं बालिग हूँ और मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई है। यानी जज साहब जो है उनके सामने नहीं होता ये? नहीं, वो लेटर स्टेज पे आता है इन दैट सिनेरियो कि जब बच्ची गायब हो जाती है। वो मोस्टली ऐसे होता है, टीनेज बच्चियां होती हैं, कॉलेज से लड़के के साथ घर से फ़रार हो गई, यूनिवर्सिटी से फ़रार हो गई, टीनेज होती हैं, मिच्योर नहीं होती हैं, और वो वहाँ फिर 2 गवाहान की ज़रूरत होती है, दोस्तों को अपने गवाह बना लिया या वकील साहब खुद ही गवाह प्रोवाइड कर देते हैं चैम्बर में और वहाँ पर उनकी शादी हो जाती है। ठीक है, तो कोर्ट में उस वक्त आता है क्योंकि जब बच्ची गायब होती है तो मोस्टली 365B पाकिस्तान पीनल कोड अगवा का पर्चा लड़के के ऊपर करवा देते हैं कि इसने हमारी बच्ची को अगवा किया है।
फिर जज साहब सामने फिर ये होता है कि जो क्योंकि बयान केस- हल्फी लिखा हुआ होता है जी। लड़की ने कि मैं अपनी मर्जी से ये शादी कर रही हूँ, साइन वगैरह किए होते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, फिर उस बयान की इंडोर्समेंट के लिए हम 164 का जिसको 164 का बयान कहते हैं, वो मुतलका इलाके के मजिस्ट्रेट के सामने जाके उसकी इंडोर्समेंट होती है कि इनको अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने दी जाए, और वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है। अच्छा शुजात साहब, आप बताइएगा मुझे, ये जो कोर्ट मैरिज है इस्लाम में, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? क्या कोर्ट मैरिज सही है, या फिर कोर्ट मैरिज करने के बाद इस्लाम ये कहता है कि आपको किसी काजी के साथ निकाह ख्वाह के साथ जो है बाद में निकाह करवाना पड़ेगा, उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, या फिर कुछ करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट? प्लीज़ बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़ा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और दूसरी बड़ी बात ये कि बहुत अहम मौजू आपने इसका इंतखाब किया है। शादी का जो बुनियादी तसव्वुर है ये पूरी दुनिया के अंदर ये राइज है। हम इसको 2-3 पहलू से देखते हैं। एक तो ये है कि माशरती तौर पर इसकी क्या हैसियत है, हमारा मज़हब जो है इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, और तीसरी चीज़ ये है कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं कि यहाँ तक नौबत आती क्यों है, और फिर इसके अगर वक़्त हुआ तो हम इसके हल की तरफ भी मूव करेंगे ताकि हमारी आवाम को, हमारे बच्चों को इसके बारे में आगाही हासिल हो सके। तो शादी बेसिकली एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं उसमें 2 चीज़ें होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को करने के लिए दोनों अतराफ़ में मैच्योर होना ज़रूरी है, ताकि आप उस मामले को, उस हकीकत को समझ कर उस बात को एक्सेप्ट करें, और उस एक्सेप्ट करने के बाद आपने जो कमिटमेंट की है उसको परफॉर्म कर सकें। शादी में बुनियादी तौर पर ये 2 अफराद के दरमियान नहीं होती, 2 ख़ानदानों के दरमियान और 2 माशरों के दरमियान जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसके फ्रंट एंड पे एक लड़की होती है और एक लड़का होता है, जिसके लिए जो लीगल, जैसे अभी मैडम बात कर रहे थे कि जिसमें 18 साल की उम्र जो है उसकी कैद है लड़के के लिए और 16 साल की कैद है लड़की के लिए। इस्लाम में भी ज़ाहिर बात है, कानून कोई भी होगा वो ज़ाहिर बात है डिवाइन लॉज को ही फॉलो करता है। तो अब इसमें जब इन दोनों के दरमियान जब कोर्ट मैरिज का जैसे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कोर्ट जो है वो इन दोनों को असिस्ट करता है उस पूरे प्रोसेस को लीगलाइज करने के लिए। कोर्ट के सामने जब मजिस्ट्रेट के सामने ये केस पेश होता है, लड़की और लड़का पहले निकाह कर चुके होते हैं, चाहे वकील के चैम्बर में कर चुके हैं या किसी जगह निकाह कर चुके हैं। अब वकील साहब उनको कहाँ लेके जाते हैं? जज साहब के साथ मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाते हैं, ताकि इस चीज़ को लीगलाइज़ किया जा सके। वो निकाह नहीं पढ़ाया जाता, निकाह पहले पढ़ चुके हैं, वहाँ जाकर ये बयान देते हैं कि हम ये काम कर चुके हैं और हमारे ऊपर किसी किस्म की कानूनी को कदगर ना हो। अच्छा। वरना लड़की वाले मैं जो थोड़ा सा जी। क्लियर कर लेती हूँ, फिर मेरी जहाँ पे कोई गलती है तो मुझे क्लियर कीजिएगा, जी। ताकि देखने वालों को भी समझ आए कि अगर कोई लड़का लड़की एक दूसरे से पसंद की शादी करना चाहते हैं तो उन्होंने पहले निकाह ख्वाह से मुखातिब होकर पहले अपना निकाह करवाया। जब निकाह उनका हो जाता है तो फिर वो निकाहनामा लेके फिर किसी वकील के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि कोर्ट मैरिज करो। ये चीज़ है नहीं, अब कोर्ट में जब शादी इनकी हो गई है ना, वकील साहब ने इसका सारे अरेंजमेंट करवा दिए। निकाह खान ने ही करवाना है, और निकाह खान के लिए मौलवी का होना ज़रूरी नहीं है, जिसके पास वो जो रजिस्टर्ड अवेलेबल है, जिसमें एंट्री होती है। जब वहाँ पर निकाह रजिस्टर्ड हो गया, अब वकील साहब ने इस पूरे को क्या किया, मॉनिटर किया। मॉनिटर होने के बाद जो है इसको कोर्ट में ले जाने का जो बुनियादी तसव्वुर वो ये है कि ताकि लड़की वाले लड़के के ऊपर अगवा का मुकदमा करके उसको एक लंबे अरसे में वो तो बात वो मुझे आसिया ने समझा दी थी, वो मुझे समझ आ गई। जी जी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मौलवी साहब जो हैं उनसे हमें रुजू करके निकाह पढ़वाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कोर्ट मैरिज के बाद अगर कोर्ट मैरिज हो जाए, अगर कोर्ट में हो जाए निकाह, शादी जहाँ पर भी होगी, निकाह पहली शर्त है ना इसके अंदर। तो निकाह पहले होता है, वो उसकी अरेंजमेंट कोर्ट मैरिज में जनरली कहते हैं, उसकी अरेंजमेंट एक वकील साहब अपने चैम्बर में करते हैं। मसला लड़का लड़की आ गए हैं, मेरा चैम्बर है, यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक वकील साहब को, अपना मौलवी साहब को कॉल किया, दोनों का निकाह वहाँ का हो गया है। अब निकाह होने के बाद निकाह रजिस्टर्ड भी हो गया। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मौलवी साहब का उधर होना जरूरी है? जिसने निकाह करवाना वो तो जाहिर बात है, निकाह तो तभी पॉसिबल है ना, कोर्ट में भी निकाह खां का होना जरूरी है। निकाह जब हो गया। आसिया भी कुछ कहना चाह रही है? मैं सिर्फ एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन ये करना
करना चाह रही हूँ कि अभी रिसेंट हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, जस्टिस शाहिद करीम ने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के 1929 में उन्होंने जो हमारी बच्चियों की लीगल एज 16 थी उसको 18 कर दिया है। तो अब बॉय की भी एज 18 है लीगल एज, और लड़की की भी 16 साल की उम्र ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब 18 साल कर दी है। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ये हम कोर्ट मैरिज का वर्ड, आई डोंट थिंक सो कि दिस इज़ फिट फॉर दैट अकॉर्डिंग टू माई लिमिटेड नॉलेज। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हेयर कि जब बच्चे और बच्चियाँ कॉलेज से, यूनिवर्सिटियों से भाग जाते हैं, पहले वो कोशिश करते हैं वालदा इनको मनाई, वो जाते हैं किसी कचहरी में अप्रोच करते हैं किसी लॉयर को, या उन्होंने अपने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो वहीं पे निकाह खां को बुला लेते हैं, वहीं पे निकाह पढ़ा देते हैं, वहीं निकाहनामा, बयान हल्फी, एवरीथिंग रेडी देयर। बट द प्रॉब्लम वहाँ पे इशू आता है जब बच्ची का 365 की FIR कटवा दी जाती है, पुलिस केस बन जाता है बच्चे के खिलाफ कि ये हमारी बच्ची भगा के ले जाता है जहाँ से। ये तो मुझे समझ आ गया, ये समझ आएगी, लेकिन निकाह खां के पास नहीं जाते, वो इलाके की कचहरी में जाते हैं, अदालत में वो वकील साहब की चैम्बर में होता है, कोर्ट में नहीं होता, जज साहब नहीं निकाह पढ़ाते, वहां पे उन्होंने निकाह खां का भी अरेंजमेंट किया था, दो गवाहों का भी आ गई होगी। जैसे अरेंजमेंट होता है। मैं जो चीज़ यहाँ पे फंस रही हूँ, जो मुझे समझ नहीं आ रही, जो मैं समझने की खुद कोशिश कर रही हूँ, आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत से स्मार्ट लोग होंगे जिनको सब चीज़ों का पता होगा और वो कह रहे होंगे वी नो दिस, वो देखो फिजा को समझ नहीं आ रही। तो मैं वही तो काम करती हूँ कि जो मुझे समझ ना आए वो मैं समझूँ आप लोगों के सामने, ताकि आपको समझ आए। आप में से 3 लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ आ रही होगी, मैं उनमें से हूँ। ठीक है, तो मैं अपने साथ उनको भी समझाना चाहती हूँ कि व्हाट इज कोर्ट मैरिज। ऑलराइट, टेक अ ब्रेक। ओके जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आज कोर्ट मैरिज के ऊपर कि कोर्ट मैरिज सही है, गलत है, इसको किस तरह से कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं, या फिर इस्लाम क्या कहता है। उस पर हमारे साथ जो है आसिया भी मौजूद है और शुजात साहब भी मौजूद हैं। तो आपसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि अब इस्लाम ये कहता है कि निकाह पहले हुआ हो, ये शर्त है, उसके बाद कोर्ट में ये सारा कुछ होता है, राइट जी। बेसिक निकाह की शर्त क्या है, ये मुझे समझाइए। हाँ, ये बड़ी बुनियादी, इसमें जो बुनियादी जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो इसमें हम कहते हैं इजाब व कबूल। एक ऑफ़र होती है और उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाता है। अब इसका अगर हम मुआशरती तौर पर देखें, साइकोलॉजिकली देखें, तो बड़ा एक बारीक सा इसमें नुक्ता है कि इजाब व कबूल के अंदर जो है बुनियादी तौर पर कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऑफ़र आती है, और ये जो एक रवायत सदियों से चली आ रही है कि ये ऑफ़र अमूमन जो है वो लड़कों की तरफ से, लड़के वाले की तरफ से लड़की के यहाँ जाती कि हमें बच्ची का हाथ चाहिए, रिश्ता चाहिए। इसी तरह ये एक बैक एंड के ऊपर आपकी सोच में चीज़ होती है कि लड़के के हाथ से एक ऑफ़र आती है कि मुझे ये लड़की या ये लड़की हमें चाहिए, बीवी की शक्ल में, बहू की शक्ल में, बेटी की शक्ल में चाहिए। अब वो जो लड़की का वली होता है, जो उसका बड़ा होता है, जो उसका सरपरस्त होता है, वो उस लड़की का ज़िम्मेदार होता है, उसके नान नफ़के का ज़िम्मेदार होता है, उसकी रिहाइश का ज़िम्मेदार होता है, उसके मेडिकल का ज़िम्मेदार होता है, उसकी दीगर तमाम ज़रूरियात की ज़िम्मेदारी उस बाप के ज़िम्मे है, उस भाई के ज़िम्मे है, उस घर के बड़े के ज़िम्मे में है। अब ये लड़के वाले ये ऑफ़र करते हैं कि ये ज़िम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार हैं, तो ये बच्ची हमारे पास आ जाए और हम इसको क्या है, ये हमारी बेटी की क्या होगी, बीवी होगी, हमारे घर की इज़्ज़त होगी। ये कॉन्सेप्ट है किसका, इजाब का। अब वो जब वो कबूल कर लेते हैं कि हाँ हमें ये शराइत मंजूर हैं, वो लड़का कहता है कि मुझे मंजूर है कि इसकी तमाम जिम्मेदारियाँ, मैं इसका खाना पीना, रिहाइश, तालीम, तरबियत, मैं इसकी ज़िम्मेदारी उठाता हूँ, तो ये जो है बेसिकली इजाब है, और ये क्या है, कबूल है कि अब ये जिम्मेदारी जो पहले माँ बाप उठा रहे थे, अब ये जिम्मेदारियाँ मैं उठाऊँगा। और इसके ज़िम्मे भी कुछ जिम्मेदारी लड़की के कि इसने मेरी इज़्ज़त की, मेरी जान की, मेरे माल की इसने क्या करनी है, हिफाजत करनी है। तो निकाह के अंदर जो पहली चीज़ है वो है इजाब व कबूल है। फिर इसमें क्या आते हैं, गवाहान आते हैं, फिर इसमें हक महर आता है, और इसमें 3 जो बुनियादी चीज़ें आती हैं, इसमें वलीमा भी है, इसके अंदर जो है आपका वो जो बवक्त निकाह जो है इसे खुशी का इजहार भी है। ये इसकी कुछ शराइत हैं जिसके तहत ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट जब साइन हो जाता है, जैसे हम कोर्ट मैरिज की बात करते हैं कि साइन होने के बाद उसको लीगल जो है वो पैटर्नेज देने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाया जाता है। वो इस बात को क्या कहता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ इनका क्या है, ये मामला साइन हो चुका है, एग्रीड हो चुके हैं जो लोग। इस चीज़ को मज़ीद डिटेल में हम पूछेंगे, बल्कि आसिया में ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगी ये जो वली है और ये जो गवाह होता है इसका क्या रोल प्ले होता है, स्पेशली दिस कोर्ट मैरिज में। ठीक है, विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा।
वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कोर्ट मैरिज के ऊपर और अभी हमारे पास सवाल ये उठा है कि वली का क्या रोल प्ले होता है स्पेशली। अब मैं पहले तो मैंने आपको ब्रेक में कहा मगर मैं पहले भी यहाँ पे आसिया से भी पूछना चाहूँगी कि वली का सही क्या रोल प्ले है स्पेशली दिस कोर्ट मैरिज पे, क्योंकि गवाह तो अगर हम कोर्ट में जाते हैं वहाँ पर तो छोटी छोटी टेबलों पे वकील बैठे होते हैं, वहाँ पर उनके पास जाके कहते हैं, छोटे छोटे लड़के लड़कियाँ भाग कर आ जाते हैं शादी करने के लिए और उसके बाद वो कहते हैं हमारी कोर्ट मैरिज करा दे, तो वो वकील कहता है ठीक है थोड़ा से पैसे डीले करें तो वो जो है हम आपको दे देते हैं, यहाँ पर गवाह मिल जाएंगे आपको, तो वो तो सब कुछ ही वहीं पर 2 मिनट में अरेंज करवा देते हैं। अब जब सब कुछ इस तरह से वहाँ पर अरेंज हो जाता है तो क्या ये सही है, या फिर वो जो लड़की का ब्लड रिलेशन है किसी से, या फिर जिसने उसको पाला है, जिसकी सरपरस्ती में वो रही है पली बड़ी है, उनका होना ज़रूरी है उधर एज़ वली? क्या कहती हैं आप? देखिए इसके बारे में मैं ये कहती हूँ कि आप अगर निकाहनामा भी देखें ना तो मुझे वो भूल गया कॉलम में, वली वाला जो कॉलम है निकाहनामे के अंदर भी लिखा हुआ है गवाहान का, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्लड रिलेशन हो, ठीक है। कोई भी जो भी आप बनाना चाहें, किसी को, कज़न को, अंकल को, इवन सम टाइम लॉयर्स भी गवाह बन जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है, उसके लिए गवाह होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये मैं आपसे टोटली एग्री करती हूँ, ये प्रैक्टिसेस हो रही हैं और इन प्रैक्टिसेस में जो है निकाह हाँ भी अरेंज हो जाता है, ठीक है, बच्ची का बयान भी रिकॉर्ड कर, पैसे दे वहाँ पे सारा कुछ होता है, सब कुछ होता है। बेसिकली ये चीज़ कोर्ट में नहीं होती, हम कोर्ट का वर्ड यूज़ करें, ये लव मैरिज है, बच्चे चले जाते हैं और जाके वहाँ पे निकाह खां भी अरेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे सर ने कहा कि जी वहाँ पे मौलवी का होना ज़रूरी नहीं है, जो इलाके का डीसी होता है वो जो भी रजिस्ट्रार को जिसको भी वो दे दे, वो रजिस्टर जिसके पास होगा, बात ये ना कि कोई भी हो सकता है। ये वाली बात है ना, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे घर के बाहर ये सीन हुआ था, ठीक है, मगर है तो मेरा घर, अब मैं ये बोलूं कि मेरे कोर्ट के बाहर ये सीन हुआ था तो वो तो बनना नहीं होता। यही है कि कोर्ट मैरिज के लिए बच्चे गए थे, वहां पर ये सीन हुआ, मतलब इसका मतलब कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर ये सारी चीजें जो है ना, या उससे बाहर चैम्बर में होता है, वकील साहब की चैम्बर में होता है, वहाँ पे वो बच्ची का बयान हल्फी लिखवा लेते हैं। और फिर मैंने जैसे पहले भी बताया, आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ के 164 के बयान मुतलका मजिस्ट्रेट के पास जाके जो CRPC हमें एम्पावर करता है उसको इंडोर्स करवाते हैं ताकि उनकी जान माल का मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, और गवाहान कोई भी हो सकता है, वली कोई भी हो सकता है। कानून क्या कहता है इस तरीके की हरकत को, इस पर कोई सज़ा है, ये गलत है, इस सारी चीज़ों को मैं आपसे डिस्कस करूँगी। मगर मेरे साथ मुफ्ती मोहम्मद शब्बीर साहब मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि आपको भी मैं ज़रा मदऊ करूँ ताकि आप इस गुफ्तगू में शामिल होकर हमारी जो है वो गलत और सही जो सोच है उसको ठीक कर सकें। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, मुफ्ती साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो बच्चे होते हैं जो कोर्ट में ऐसे चले जाते हैं और वहाँ पर जो है उनके पास गवाह और वली ये लोग नहीं होते, भाग के छोटी छोटी उम्रों में ऐसे शादी करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर उनके उसी वक्त जो है वो पैसे देकर गवाह और वली जो है अरेंज कर दिए जाते हैं कि उधर लिख दिया जाता है कि ये उनका वली है, ये उनका गवाह है, और उधर ही 1500 रुपये में, 1000 रुपये में जो है वो गवाह अरेंज हो जाते हैं। तो क्या ये सही है? इस्लाम क्या कहता है मुफ्ती साहब? क्या इससे निकाह हो जाता है? हमारी ज़रा हमारी करेक्शन कीजिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, निकाह के लिए जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है ना जी, उसके मुताबिक 2 गवाहों का, आकिल बालिग मुसलमान 2 गवाहों का होना ज़रूरी है। लड़का लड़की या आकिल बालिग हों और वो समझदार हों, वो अपना नफ़ा नुकसान जानते हों, तो वो अगर 2 गवाहों की मौजूदगी में निकाह करते हैं तो उनका निकाह हो जाता है। बाकी जो स्कूल ऑफ थॉट है उनके नज़दीक वली का होना भी ज़रूरी है। गवाहों के साथ लड़की का वली हो तो फिर निकाह वो कहते हैं जायज़ है, उसके अलावा निकाह जायज़ नहीं। ये इख्तिलाफ वली, मुझे मुफ्ती साहब यहीं पे थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, वली हमें जो हमारा कागजी तौर पे हो या फिर सही वाला वली जो एक्चुअल सरपरस्त होता है वो होना जरूरी है? जी, मैं उधर ही आ रहा हूँ। वली से मुराद ये नहीं है कि जैसे आपने बताया कि पैसे दे के वली बना लिया जाए, पैसे देकर तो गवाह भी बनाना जायज नहीं है, यानी वो जानते हो उन। जी जी, मैं कह रहा था कि वली जो है, वली उसका वालिद होगा, उसके साथ ताल्लुक होगा, और अगर उसका वालिद नहीं है दादा होगा, उसका भाई होगा, यानी जो जिम्मेदार उसके साथ रिश्तेदारी है वो उसकी निगरानी भी करता है, उसकी कफालत भी करता है, वो उसका वली बन सकता है। अच्छा। सबसे पहला हक वालिद का है, वालिद नहीं है तो दादा का है,
भाई का है, इसी तरह से फिर अगले जो है वो वहाँ तक जाते हैं। मुफ्ती साहब यहाँ पे भी हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि किस स्कूल ऑफ थॉट्स में वली का होना ज़रूरी है और किस में नहीं। ये जो फिक्र हनफी है ना, इसके अंदर गवाहों के साथ निकाह हो जाता है। बाकी फिक्र शाफी जो है उनके यहाँ फिक्र हम्बली है, फिक्र मालकी है, उनके यहाँ वली का होना ज़रूरी है, वली के बगैर निकाह नहीं होता। ठीक है, दुरुस्त। और कोई ऐसी बात जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक पे कोर्ट मैरिज के हिसाब से हमें बतानी चाहिए, लोगों की रहनुमाई करनी चाहिए, तो प्लीज़ गो अहेड। देखें जी देखें, इसमें ना दोनों तरफ वालिदैन को भी और बच्चों को भी तरबियत की ज़रूरत है कि वालिदैन भी अगर बच्चा बच्ची जो है उनकी पसंद है लड़के लड़की की, तो उसकी पसंद का वो एहतराम करें। उनके मुताबिक अगर कोई ऐसा इशू नहीं है तो उनकी शादी करें। अगर कोई इशू ऐसा है कि जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात आ सकती हैं, उन्हें अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज में समझाया जाए। इसी तरह बच्चे जो हैं वो भी इस चीज़ को समझें कि हमारे वालिदैन हमारे नफ़े नुकसान के बारे में सोचते हैं, हमारे लिए बुरा नहीं सोचते, तो ये अच्छा फैसला ही करेंगे। अगर कोई ऐसा इशू हो उसको वालिदैन की बात सुननी चाहिए और उस पे अमल भी करना चाहिए, क्योंकि वो जो वालिदैन तो तालीम देते हैं, तरबियत देते हैं, और वो जब ये फैसला करते हैं अगर कोई उसमें इशू निकलता है तो वो फिर बाद में बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम बनता है और वालिदैन के लिए। मुफ्ती साहब आखिरी सवाल, वो जो वली है जब आपका असल सरपरस्त नहीं है और अगर ऐसा कोई निकाह हो गया है और उनकी शादी हो गई है तो फिर क्या उनके लिए सज़ा है? क्या दोबारा से उनको निकाह करना पड़ेगा सही सरपरस्त को खड़ा करके, या फिर अब उसको कंटिन्यू किया जाएगा, या क्या मतलब वो निकाह माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? यहाँ पे भी हमारी रहनुमाई कीजिए। देखें, जिस फिक को मानते हैं हमारे यहाँ तो ज्यादातर फिक हनफी है ना, तो जो फिक हनफी के अलावा है उनके यहाँ अगर वली के बगैर निकाह किया जाए वो कोर्ट में जाके उसके खिलाफ दावा करते हैं, उस निकाह को खत्म करवा सकते हैं। तो अच्छा, फिक हनफी के यहाँ अगर उन्होंने निकाह किया है वो अपनी रजामंदी के साथ वो उसके नफा नुकसान के फिर खुद ही मालिक है लड़का लड़की, इसमें इजाजत नहीं है कि वालिदैन उस निकाह को खत्म करें। तो इसका मतलब स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक उनका निकाह नहीं हुआ, हनफी स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक है? हनफी के मुताबिक तो हो गया, बल्कि के मुताबिक हो जाता है ना, बाकियों के नजदीक वली के बगैर नहीं होता। जिस फिक को जो मानता है उसके मुताबिक अमल करें और उसी के मुताबिक वो फतवा लें अपने मुफ्ती से और उस पर अमल करें। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, आई होप आपको काफ़ी हद तक कुछ समझ आ गया होगा क्या सही है क्या गलत है, मगर फिर भी हम थोड़ी सी डिटेल और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कोर्ट मैरिज के ऊपर, और मैं शुजात साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो बच्चे बच्चियाँ ऐसे शादी कर लेते हैं भाग के, ठीक है, उसके बाद वो ना ज़माने में आइसोलेट भी हो जाते हैं, शर्मिंदगी भी फेस कर रहे होते हैं, नदामत भी होती है उनको और पछता भी रहे होते हैं, और फिर अपने दोस्त अहबाब लोगों में बैठना उठना उनको कोई अच्छा कंफर्ट फील नहीं करते। इसी तरह वो बाकी जो अपने रिश्तेदार होते हैं उनसे भी रिश्ते उनके टूट जाते हैं, और फिर उनको इसी बात का खौफ होता है कि कोई हमसे बोलेगा यार तुम लोगों ने भाग के शादी कर ली थी, तुम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, यू नो। तो मोस्टली इस तरह के कपल्स जो हैं वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं? बड़ा खूबसूरत आपने पॉइंट उठाया है कि जब ऐसा मामला हो जाता है उसके बाद जो सोशल एक्सेप्टेंस होती है, चूँकि हम ज़्यादातर जो हैं रवायात के पाबंद होते हैं कि हमारी रवायत में ऐसा हुआ, हमारे बड़े ऐसा करते थे, हमारे ख़ानदान में ऐसा हुआ है, तो ये उस रवायत की एक तरह की वायलेशन हो जाती है। जब उसकी वायलेशन होती है तो वो जो कपल होता है, बिल्कुल आपने सही बोला कि वो भी थोड़ा सा एम्बैरस फील करते हैं किसी गैदरिंग में जाते हुए, लोगों से इंटरेक्ट करते हुए, या उनकी प्रेजेंस में लोग बात ना करें तो एब्सेंस में ज़रूर बात करते हैं, देखा ये वही है जो घर से भागी हुई है, ये वही है जिसने उसको भगाया हुआ है, आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और ये जो माशरा है, माशरे की इटसेल्फ एक इन्फ्लुएंस तो है। फिर कुछ अरसे के बाद जब इनके यहाँ औलाद होती है तो अगर औलाद तक ये बात पहुँच जाए तो औलाद भी एम्बैरेसमेंट का शिकार हो जाती है कि हमारे पेरेंट्स को ऐसा एक्ट किया है, हालांकि अगर देखा जाए तो ये एक एक्ट हो गया है और ये उनका राइट था, उन्होंने उसको एक्सरसाइज जो है वो अच्छे तरीके से नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन अब वो एक लीगल एंटिटी तो बन चुकी है ना। लेकिन आपकी बड़ी खूबसूरत बात है कि जो माशरा है वो उनको जीने नहीं देता।
उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर या तो वो उस इलाके से या उस मुल्क से कहीं वो मूव करते हैं ताकि ऐसे लोगों में ऐसी नई दुनिया में चले जाए जहाँ कम अज़ कम कोई ताना देने वाला तो ना क्या हो। इसका सोल्यूशन भी यही है? क्योंकि हमारा देखिए माशरा तो यही है, एक्सेप्टेंस तो है नहीं इस चीज़ की, और इसमें मुझे लगता है कि ये बात गलत नहीं है, ये बात सही है। इस चीज़ की एक्सेप्टेंस हो भी क्यों? एक बात है, जो चीज़ गलत है उसको हम गलत ही कहेंगे ना देख के भी, और जो चीज़ सही है हम उसको तो सही कहेंगे। अगर कोई औलाद इस तरह से भाग जाती है, अपने माँ बाप की नाफरमानी करती है और जाके कोर्ट मैरिज कर लेती है, तो ये गलत तो है। क्योंकि देखिए बाप हो या माँ हो, अपने लखते जिगर होते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, एक ऐसा पौधा जिसमें पानी डालते हैं, दिन रात जागते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, उनकी तालीम के ऊपर अखराजात करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, और एंड ऑफ द डे बच्चे जब बड़े होते हैं अगर उनको कुछ पसंद आ जाए और उनको कोई चीज़ चाहिए बाज़ार में भी, तो पेरेंट्स वही दिलाते हैं ना जो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स को लगता है कि ये बच्चों को अगर हम दिलाएंगे तो गलत होगा, क्या आप बच्चे अपनी माँ को बोल सकते हैं माँ मुझे सिगरेट पीनी है, ये सिगरेट दिलाओ? नहीं बोल सकते। इसका मतलब है माँ को पता है कि ये चीज़ मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है तो मैं नहीं दिलाऊंगी, जबकि वो अफोर्डेबल भी है। उसी तरह बहुत से ऐसे रिश्ते भी हैं, ठीक है, जिनमें मुझे लगता है पेरेंट्स को लगता है कि ये इनके लिए ठीक नहीं है या हमारे ख़ानदान के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि दो घरों का मेल होता है शादी। तो कभी अगर फैमिली स्टबर्न हो जाए तो उनको मनाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं बोलूँगी कि पेरेंट्स को समझना चाहिए। मुझे लगता है पेरेंट्स से अच्छा कोई नहीं समझता अपनी औलाद को। कहीं ना कहीं कुछ होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि पहले या तो बच्चा तालीम हासिल कर ले कंप्लीट, हमने इतना उसके ऊपर सरमाया टाइम पैसा लगाया है, हम जो बनाना चाहते हैं इसको एक मुकाम देना चाहते हैं, पहले वो अचीव कर ले। शादी लेट पे बात करते हो, कहते हैं हम इतना लेट बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमसे तो रहा नहीं जा रहा, हमें तो मोहब्बत चढ़ी हुई है, हम जाके शादी कर लेंगे। ये बातें गलत है ना। क्या ये ड्रामे, ये फिल्में जो हैं, क्या इसकी वजह से भी ये सब कुछ है तासुर? ये मोहब्बत इस तरह की कि नहीं भाई ठीक है, थोड़ी देर मनाया, हाथ काटा, यूँ किया, ज़ख्मी किया, चीखम चिल्ला किया, बूढ़ी माँ पे ऊंची ऊंची आवाज़ में चीखा, बाप घर पे नहीं है तो बदतमीज़ी की, उसके बाद फिर नहीं कुछ हुआ तो लड़की को बोला कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो बस ठीक है हाँ कह दे, चल मेरे साथ। तो ये 6 महीने की मोहब्बत पे अपने 20 साल के माँ बाप को जो परवरिश करते हैं, प्यार करते हैं, आपको पालते पोसते हैं, उनको छोड़ देते हैं आप। ये नहीं देखते कि वो आपको किस लिए कह रहे हैं, ये सही है गलत है, इसमें आप क्या कहेंगे? बहुत खूबसूरत पॉइंट आपने इसको रेज़ किया है। ये जो फैसला होता है ये इमोशनल होता है, इसमें जो गालिब चीज़ होती है वो इमोशंस होते हैं, और उन इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए एक लीगल रास्ता इख्तियार किया जाता है कि हम शादी कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त जो डोमिनेंट चीज़ होती है वो इमोशंस होते हैं, जबकि रैशनल अप्रोच होती है, समझ और शऊर होता है, वो उसको दब जाता है। और हमेशा इंसान जो गलत फैसला कब करता है, जब उस पर इमोशन गालिब आते हैं। कोई भी बुराई है उसमें बुराई में इमोशन गालिब आता है, समझ वो नीचे दब जाती है। जब इनको कुछ अरसे के बाद अपने ज़रूरियात ज़िंदगी का और मामलात का आहिस्ता आहिस्ता अक्ल आना शुरू होती है, तो अपने उसी फैसले पर ये नज़रसानी करते भी हैं और बहुत सारे इख्तलाफात भी क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। अब सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए कि हमें कोई बालिग आदमी चाहिए ना, समझदार चाहिए। अब वो समझदार के रास्ते तो पहले बंद कर चुके होते हैं, माँ बाप हैं, बड़े हैं, उनसे तो ये दूर निकल चुके होते हैं। तो अब इन्हें मोस्टली क्या है, या तो उसी पछतावे के साथ पूरी ज़िंदगी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ, रिपेंटेंस के साथ, पछतावे के साथ बसर करनी पड़ती है और वही चीज़ें आगे औलाद में ट्रांसफ़र करते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा केसेस, ऐसे मामलात भी होते हैं कि जो कि पहले अब औरत की ज़िम्मेदारी में चीज़ रखी गई है ना, उसने क्या करना है, मर्द की इज़्ज़त की, उसकी जान माल की हिफाजत करनी है। तो अगर देखा जाए तो ये जब ये घर से निकले तो इज़्ज़त का चैप्टर तो इन्होंने पहले ही फाड़ दिया है ना, सबसे पहले पामाल अपने माँ बाप पामाल कर दिया। तो अब ये आपस में कैसे करें, इज़्ज़त को कैसे एक्सेप्ट करें? बिल्कुल सही। अच्छा आसिया, मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो ओनर किलिंग है, इसके भी इस तरह के केसेस आते हैं कि वो लोग आके कहते हैं हमारी बेटी ने शादी कर ली है, इसने हमारी पगड़ी उछाली है, इसको तो हम कत्ल कर देंगे, ये मर जाएगी हमारे हाथों, हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पहले ना मैं आपको एक इस्लामिक देखें, निकाह एक सुन्नत है, ठीक है, एक बात है। ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये एक ट्रेडिशन, कल्चर, टैबूज़ हैं जिसको हमें तोड़ना है। इसमें गलती ज़्यादातर पेरेंट्स की होती है, बच्चे नासमझ होते हैं, ठीक है, और बच्चों की भी गलती होती है, उन्हें भी थोड़ा नहीं, तो बच्चे ना समझ होते हैं, मोहब्बत उनको हो रही है, माँ बाप को थोड़ी हो रही है। आप मेरी बात सुने, हम अगर आप माँ बाप को कैसे गलत कह सकते हैं? मैं आपको एक बच्चों को कौन तरबियत दे रहा होता है? ऐसे सुबह शाम नाश्ते में क्या हम ये बोले बेटा कभी मोहब्बत हो जाए तो भागना नहीं, बेटा कभी इश्क हो जाए तो बेटा हम करा देंगे, मगर कोर्ट मैरिज ऐसे तो नहीं होता। आप पेरेंट्स को कैसे गलत कह सकती? तरबियत हम सिर्फ माहौल की दे सकते हैं ना उनको, सुबह शाम तरबियत शादी के बारे में तो नहीं बोल सकते उनको कि भाई तूने शादी नहीं करनी, कोर्ट मैरिज हम करा देंगे मगर हमारी इज्जत रखी। ऐसा हो सकता है किसी घर में कि ऐसी पेरेंट्स तरबियत दें? एक्चुअली आई टोटली डिसएग्री विद यू हियर बिकॉज वी आर हैविंग टोटली अ रैशनल अप्रोच, माय वे और हाईवे, व्हिच आई डोंट, वी हैव टू स्ट्राइक द बैलेंस हियर। अगर इस्लाम की बात की जाए ना, हम दीन से निकल गए हैं, ठीक है, मज़हब में हम फंस गए।
आप अगर मैं थोड़ा सा बैक डेट पे जाऊँ, हज़रत खतीजा ने हमारे जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनको प्रपोज़ किया था। शी वॉज़ अ बिज़नेस वूमन, उनकी लव मैरिज हुई थी फर्स्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो वो बिज़नेस वूमन थी और उनकी 15 साल का एज का डिफरेंस भी था और वो 45 ईयर्स की थी। ठीक है, अगर हम पीछे जाके देखें तो हमारे बड़ों को भी ये बात समझनी चाहिए कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एग्जाम्पल सेट की हुई है, लव मैरिज की हुई है बिजनेस वुमेन के साथ। तो हमें भी इस चीज़ को हम अपने कल्चर्स में हज़रत खतीजा जो थी, coming back to- हज़रत खतीजा ने खुद रिश्ता भेजा था। नहीं, ठीक है, और उनके चचा से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं यहाँ पे आपको करेक्ट करूँगी, मेरे सिर्फ कपड़ों पे मजा है, मैं थोड़ा सा दीन को बहुत ज़्यादा समझ पढ़ के आई हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हज़रत खतीजा का जब रिश्ता आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे सही कीजिएगा, उन्होंने अपने चचा से नबी पाक ने पूछा, इजाज़त ली, मशवरा लिया और हज़रत खतीजा ने खुद रिश्ता भेजा था। नबी पाक ने रिश्ता यहाँ पे मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं कर रही, मैं हज़रत खतीजा की बात कर रही आपके हूँ। पसंद की शादी की बात, पसंद की शादी की बात कर रही हूँ। नहीं, तो मुझे बात गलत यहाँ पे मैं कोट नहीं कर सकती। सुने मेरी बात, आपने पसंद की शादी, मैंने नबी पाक पसंद के की बारे में शादी की बात की है। तो नहीं, आपने नबी पाक की बात नहीं, की ना? मैंने कहा कि उनकी पसंद की शादी हुई थी और हज़रत खतीजा ने प्रपोज हाँ, किया था, हज़रत- ये yes, बात कर yes, रही हूँ, yes, ये ये चीज़, बात हाँ, कर रही ये हूँ मैं। चीज़, हाँ, कि ये क्योंकि हुआ बिकॉज यू था, आर हाँ, कटिंग हाँ, मी और यू आर नॉट नहीं, लेटिंग मी आपसे फिनिश। मेरी बहस आपस में बन सकती है बिकॉज़ हम आपस नहीं, में बिकॉज यू आर शो कटिंग कर मी एंड यू आर जस्ट कोटिंग मी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एंड फिर वो ऑडियंस को मिसलेड कर यही देता मैं कह रही हूँ ना, हम जो भी बात करें हम आपस में यहाँ पे इसलिए क्लियर कर लें, भले बहस करके, मगर ऑडियंस तक बात सही जानी चाहिए, बस सिंपल सी बात। दैट्स व्हाट वी आर हियर टू करेक्ट ऑडियंस एंड और सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे हाँ, वो हाँ। हजरत खतीजा से, इसमें कोई यही शक बात नहीं मैं है। यही बात करना और- चाहती थी। और कमिंग बैक टू योर पॉइंट, बात सिर्फ इसलिए एक वाकई ऑनर किलिंग पे बात जाती है, आप हिस्ट्री में उठा के देख ले, वकीलों के चैम्बर में आके बेटियों को मारा जाता है, उसमें गलती ये होती है कि एक हिस्टोरिकल केस है जो आसमा जहांगीर की सिस्टर थी जिलानी साहिबा, उनकी चैम्बर में ऑनर किलिंग हुई थी, बड़ा फेमस केस रहा है, साइमा वर्सेस समथिंग आई। तो उसमें ये था कि लड़के ने लड़की को छोड़ दिया था, क्या मैं अब नहीं कोट करना चाहती, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दिया था। अब मसला यहाँ पे ये है कि जब बच्चे भाग जाते हैं, वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, ब्लड रिलेशन को छोड़ देते हैं, एक तो हमारा जो सोसाइटी है वो उस तरह से वेस्टर्न लेवल की ट्रेंड नहीं है कि वो 18 साल की उम्र में बच्चों को घर से निकाल देते हैं और वेलफेयर स्टेट के तौर पे उनको प्रोवाइड भी किया जाता है, कौंसल के हाउस दे दिए, या उनको अगर जॉब नहीं मिल रही है तो कुछ ना कुछ जो स्टेट की तरफ से मिल। हमारा सिस्टम जिस तरह का है वो लव मैरिज की इजाज़त नहीं देता, इसलिए अगर 10 में से अगर देखा जाए तो 9 जो है लव मैरिजेस फेल हो जाती हैं, वो 3 to 4 मंथ्स चलती हैं। फेलियर इसमें इतना ज्यादा मुझे है, मिल गया कि लव मैरिज आप कह रही हैं कि वो जो कॉन्सेप्ट without नहीं है, 90% फेल हो जाती है, फेल हो right? जाती हैं। और हमारे माशरे में इसका कोई ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, हम कहाँ, जब बच्चियां घर से भाग के जाती हैं दरवाजे बंद हो जाते हैं ना ठीक उनके है। अच्छा, लिए। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आप दोनों ने हमारी बहुत रहनुमाई की, और जो भी हम यहाँ पे बात और बहस करते हैं वो सब इसलिए करते हैं कि हम आप तक जो है वो सही बात और सही नॉलेज पहुँचा सकें। बहुत सी चीज़ों के बारे में मुझे समझ नहीं थी, मैंने आपसे आज सीखी हैं, कानून के हिसाब से भी, इस्लाम के हिसाब से भी, उसी तरह आप लोगों को भी हमारी बहस से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। ये मगर मेरे हाथ देखें, जो पेरेंट्स हैं ना वो भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएं, समझदार हो जाएं, बच्चों को जो है ना, अगर उनको कोई पसंद है, कोई रिश्ता जहाँ पे वो शादी करना चाहते हैं, सिर्फ अपनी अना की चक्कर में उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं उससे उनको आइसोलेट ना करें, इस जगह पे जाके उनको मजबूर ना करें कि वो जाके खुद अपनी मर्ज़ी से शादी कर लें, अपनी ज़िंदगी का पार्टनर खुद जो है वो चूज़ कर लें, उसका इंतखाब कर लें, और उसके बाद अपने सारे रिश्तों से, अपने रहने वाले रिश्तेदारों से, इर्द गिर्द से, दोस्त यारों से, अपने सब सर्कल से वो आइसोलेट कर जाएं, और आइसोलेशन का शिकार जो है वो कामयाब इंसान नहीं होता। एक तो आप अपना बच्चा बेटी दोनों से जो रिश्ते हैं उससे वो आप दूर हो जाएंगे, वो खो बैठेंगे, और उसके साथ साथ वो दुनिया में भी ना वो जलीलो ख्वार हो जाएंगे। तो अपने बच्चों को थोड़ी सी ऐसी स्पेस दीजिए कि वो चीज़ों को समझे। मैं आसिया की बात को सेकंड करूँगी कि पेरेंट्स को भी अपनी जगह देनी है बच्चों के लिए, और बच्चे कुछ भी हो जाए, मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि इस तरह भाग के शादी करना, 20-22 साल आपको रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, अपने पेरेंट्स को मनाएं, खिदमत करें। क्या आप प्यार से, मोहब्बत से गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, धोएंगे तो क्या नहीं मानेंगे? मगर अगर वो नहीं मान रहे तो इस बात को सोचें
कि कोई ऐसी बात है जो आपके लिए सही है और वो कोई ऐसी गलत बात है जो आपके साथ होने नहीं देना चाह रहे। हर ड्रामे को देख के या फिल्म्स को देख के इश्क में आप ऐसे खुमार में पागल हो के तो अपने रिश्तों से दूर मत होएं, क्योंकि आगे भी जाकर जब आपकी शादी होगी तो जैसे अभी आसिया ने भी ये बात बोली कि ये इतनी कामयाब नहीं रहती। अगर लव मैरिज होती है तो वो ज़्यादातर उसका जो रेशो है वो इतना कामयाब नहीं है। तो अपने रिश्तों को जोड़ने के लिए शादी करें, पसंद से करें, मगर अपने माँ बाप की मर्ज़ी के साथ। दो घरों का मिलाप आपस में होना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। हम देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट लेंसेज के ऊपर। आंखों में जो हम लगाते हैं, कभी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं उसकी वजह से नंबर्स के कॉन्टैक्ट लेंसेज लगवाते हैं, कभी हमें ब्यूटी शॉट्स चाहिए होते हैं अपने अच्छे अच्छे वीडियोस में, टिकटॉक्स पे, पिक्चर्स में, या किसी इवेंट में हम कहीं जा रहे होते हैं हमें चाहिए होता है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं अपने ड्रेस से, मेकअप के हिसाब से मैच करके। एंड इट्स ऑन ट्रेंडिंग, एवरीबडी इज़ वेयरिंग। तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। आज का शो है ही उन्हीं के लिए कि हम इनसे पूछेंगे, जो हमारे मौजूद मेहमान हैं वो हमें बताएंगे कि हमने किस तरीके से उनका इस्तेमाल करना है, सही है गलत है, और आगे हमारी आंखें अंधेपने की तरफ तो नहीं चली जाएंगी, अन्ने जो है तो नहीं हो जाएंगे हम इन कॉन्टैक्ट लेंसेज को लगा लगा के। हमारे पास मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अदील रंधावा, और ये है ऑफ्थेमोलॉजिस्ट, मेरे मुंह से सही निकला, ऑफ्थेमोलॉजिस्ट ऑफ्थेमोलॉजिस्ट जो होते हैं वो होते हैं आई स्पेशलिस्ट होते हैं, आंखों के डॉक्टर होते हैं। सबसे पहले आपको खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो आंखें हैं हमारी, इसके अंदर एक ऐसी रोशनी होती है जिससे हम दुनिया को देख सकते हैं और सारी चीज़ें जो है हमें बहुत साफ दिखाई देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो विज़न है हमारा, जब हमारे विज़न को हम सही नहीं देख पाते, ब्लरी होता है, या फिर हम बहुत ज़ोर लगा के ऐसे आंखों को देख रहे होते हैं, तो वो सब सारा ज़ोर जो है हमारे सर पे पड़ता है, ऐसे ही है। और ये सब वजूहात ज़्यादातर आज के दौर में इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल करते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट लेंसेज को क्या कहेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली जी कॉन्टैक्ट लेंसेज दो टाइप के होते हैं, मतलब दो रीज़न्स की वजह से हम कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं। या ऐनक की ज़रूरत को ख़त्म करने के लिए कि जो ग्लासेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं देखने के लिए, उसकी जगह हमने कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिए जो आँख के साथ टच होते हैं। साथ आजकल चल रहा है, ट्रेंडिंग ज़्यादा है, वो कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस हैं, जस्ट टू चेंज द कलर ऑफ द आई, अक्सर ख़वातीन लगाती हैं। तो ये बेसिकली एक बहुत छोटा सा कह लें कि ट्रांसपेरेंट शीशा है जो आँख के साथ टच होता है और ऐनक की ज़रूरत को ख़त्म करने के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। कुछ लोग होते हैं जिनको ग्लासेस, दे आर फाइन विद ग्लासेस, वो ग्लासेस यूज़ करते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि ऐनक के बगैर हम लोग कोई फंक्शंस अटेंड करें या इस तरह करें, तो वो ये कॉन्टैक्ट लेंस अपनी आँख के साथ ऊपर लगा लेते हैं, तो आँख के अंदर टच होती है ये जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है। पहले जो मटीरियल्स आते थे वो थोड़े से ज़रा डिफ़िकल्ट थे। अब चूँकि नए मटीरियल्स आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर मटीरियल्स आ रहे हैं, तो वो ये है कि उसकी इन्फेक्शन के और उसकी कॉम्प्लिकेशन रेट्स पहले से कंपैरेटिवली बेहतर हैं। लेकिन आइडियली जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो ग्लासेस हैं। अगर आपने अच्छा, वैसे हम अभी मैं पहले चाह रही हूँ कि हम सब कॉन्टैक्ट लेंसेज जो कलर्ड हैं, फैशन वाले हैं, उस पर बात कर लें। उनमें भी क्वालिटीज़ मैटर। आपने जैसे बताया कि एक थोड़ी सी मोटी होती है और एक पतली सॉफ्ट लेंसेज होती हैं, मगर उसमें जो एक चीज़ है कि एक होती है डिस्पोजेबल, कि आपने एक बार पहनी है आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, मगर लोग उसको भी बहुत बार यूज़ कर रहे होते हैं, बट रेकमेंडेड नहीं होता। वो होता है कि डिस्पोजेबल है, आपने एक बार पहनी एंड डिस्पोज ऑफ। और दूसरी लेंसेज वो होती हैं जो आप पहन रहे होते हैं और आपका महीना 3 महीना आराम से निकल जाता है। कुछ लोग जब उसको भी जब 3 महीने में या 2 महीने में डिस्पोज ऑफ नहीं करते तो फिर उसके बाद वो भी ख़राब हो जाती हैं, और मगर वो फिर भी उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आइडियल सिचुएशन में जो कॉन्टैक्ट लेंसेज है ना, वो डिस्पोजेबल आर दी बेस्ट, क्योंकि आपने यूज़ किया और यूज़ करके उसको फेंक दिया, क्योंकि वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी आँख में हो सकता है। जिस लिक्विड में वो कॉन्टैक्ट लेंस पड़े हुए हैं उसमें भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, उसके अंदर इन्फेक्शन ग्रो कर सकती है। तो रिकमेंडेशन ये होती है कि आप अगर पहनना ही चाहते हैं तो आप डिस्पोजेबल पहनें। अदरवाइज़ सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज एक्सटेंडेड वेयर आते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, जो कि रिकमेंडेशन है कि आप पूरा वीक पहन सकते हैं। उसको भी हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप वो लेते हैं वो भी आप एज ए डेली वेयर यूज़ करें, सुबह पहने और शाम को सोने से पहले उतार दें। जब वो इसको पहन के सो नहीं सकते, कंपनी क्लेम करती है कि पहन के सोएं, लेकिन ये कि हम लोग उसको रिकमेंड नहीं करते, बिकॉज सूनर और लेटर इट कॉजेज इन्फेक्शन और प्रॉब्लम जो ऐसी कॉज करता है कि फिर वो मरीजों की दौड़े लग जाती हैं। अच्छा, तो उसमें ये है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये एक फॉरेन बॉडी है, मतलब एक बॉडी का पार्ट नहीं है
या आँख के ऊपर हम लगा रहे हैं और ये आँख और कॉन्टैक्ट लेंस के दरमियान की जो सरफेस है उसके अंदर जैसे आजकल डस्ट बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, अगर उस लेयर के अंदर कोई पार्टिकल आ जाता है वो इरिटेट करता है, आँख को हम मलते हैं तो आँख पे स्क्रैच पड़ सकता है। नंबर 2, इन्फेक्शन का ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो कॉन्टैक्ट लेंस पहनना हम एज एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करते, लेकिन हाँ विद कॉशन हम रिकमेंड करते हैं कि आप इसको एज विद मैक्सिमम कॉशन यूज़ करें, और डिस्पोजेबल वेयर्स आर द बेस्ट बिकॉज इट हैज़ द लीस्ट चांस ऑफ अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हम लोग पहनते हैं, हम थोड़ी देर के बाद ना आंखें ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, जैसे आंखों का पानी ख़त्म हो गया, खुश्क हो जाता है सब कुछ, तो क्या ये ठीक है आंखों के लिए, या फिर हमें कोई ऐसे ड्रॉप्स और वो चीज़ें रखनी चाहिए अपने साथ जो आपकी आंखों को थोड़ा सा मॉइस्ट रखे, गीला रखे? बिल्कुल ना, वही बात है ना कि ये एक आँख का ओरिजिनल पार्ट नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमने आँख के साथ अटैच की हुई है, तो जो आँख की जो सरफेस है वो उसको इरिटेट करता है, वहाँ पे जो ड्राइनेस है वो इसकी वजह से इंड्यूस होती है। फिर जब जो क्रॉनिक कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर्स होते हैं जो बहुत अरसा यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि आँख उसको, जैसे हमारी बॉडी का एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम होता है कि वो फ़ॉरेन बॉडी के अगेंस्ट रिएक्ट करती है, वैसे ही एक टाइम आता है जब आँख कॉन्टैक्ट लेंस को भी एज अ फ़ॉरेन बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है, तो आँख में एलर्जीज स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस जो है, जब ड्राइनेस इटसेल्फ ये सरफेस को कॉज करता है, तो उसमें आई ड्रॉप्स, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हैं, वो हम रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट फ्रीक्वेंटली यूज़ करे अगर उसने कॉन्टैक्ट लेंस। मगर मोस्टली लोग वो क्यूरिन ड्रॉप डाल रहे होते हैं, क्यूरिन तो आंख को मजीद खुश कर देता है, चिट्टा वाइट कर देता है, तो वो ठीक है क्या? क्यूरिन के अंदर जो मेडिसिन होती है ना, वो क्या करती है, जो खून की जो रगें होती है ना आँख के अंदर, जो कंजक्टिवा पे होती है, उसको ना सुकेड़ देता है, तो अक्सर मतलब उसको ना थिन कर देता है, उसको पतला कर देता है उन वेसल्स को, तो आपकी आंखें जो रेड होती है ना वो सफ़ेद नज़र आनी शुरू हो जाती है। हाँ, तो लेकिन मतलब वो नुकसानदेह भी नहीं, नुकसानदेह नहीं है, कह लें कि लुब्रिकेंट है वैसे ही, और आपको फीलिंग एक बड़ी फ्रेश आई की आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और आपको इसी तरह की बातें और सुनने को मिलेंगी। देखते रहिए हमारा मॉर्निंग शो। वेलकम बैक। डॉक्टर जो अदील रंधावा साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद है और आज हम बात कर रहे हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज के ऊपर। अच्छा जी, आप हमें ये बताइएगा कि अब जो हम आंखें कमज़ोर हो जाती हैं उसके ऊपर हम ये कॉन्टैक्ट लेंसेज लगवाते भी हैं, कुछ लोग फिट करवा लेते हैं उसको बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें ठीक हैं? देखिए जी, इट ऑल डिपेंड्स कि आप ऐनक से किस कदर निजात हासिल करना चाहते हैं। मतलब कई पेशेंट्स होते हैं, कई लोग होते हैं जिनको ग्लासेस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो ऐनक लगा लेते हैं, उनको ऐनक उतारने का कोई शौक़ नहीं होता, विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। ऐनक इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड बिकॉज ये कोई चीज़ आपकी आँख को टच नहीं कर रही, दरमियान में एक चीज़ है जो कि नज़र आ रही है। परफेक्ट। अब स्टेप 2 है जी, पेशेंट चाहता है जी कि मैं ऐनक उतार दूँ। अब वो हर वक्त उतारना चाहता है या सिर्फ फंक्शंस के लिए उतारना चाहता है या किसी उसके लिए, तो उसके लिए टेम्परेरी तौर पे कॉन्टैक्ट लेंसेज इज़ द बेटर ऑप्शन। बट अगेन कॉन्टैक्ट लेंसेज में वो वाले लेंसेज जो कि सेफ़ हैं, जैसे डिस्पोजेबल लेंसेज कि आपने किस फंक्शन में पहन के उसको फेंक दिया ताकि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना हो और आँख बची रहे। ये सेम गोज़ विद द कलर्ड लेंसेज। फिर कुछ पेशेंट है वो चाहते हैं कि जब परमानेंटली ऐनक उतार दें, तो उसके लिए सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, लेज़र जिसको हम कहते हैं, जिससे ऐनक परमानेंटली उतर सकती है। एज एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट इतने अरसे में हमने इतने इन्फेक्शन और कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड इश्यूज़ देखे हैं पेशेंट्स के कि अब हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि हम पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर आप बिल्कुल ऐनक उतारना चाहते ही हैं तो क्रॉनिकली या मुसलसल कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से बेहतर है कि आप उसको लेज़र से ट्रीट कर लें, बिकॉज अब जो नई प्रोसीजर्स और नई सर्जिकल टेक्निक्स हैं वो बहुत अच्छी हैं और बड़ी अच्छी सेफ़ और बड़ा क्विक रिजल्ट्स हैं उसके। ठीक है। अच्छा, आखिरी में ये देखने वालों को प्लीज़ बता दीजिएगा कि जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस सेफ़ प्रोसेस के साथ, प्रोसीजर के साथ जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, कितनी देर कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, और ये लाइफ टाइम इस तरह का अपना लाइफस्टाइल बना सकते हैं कि अगर शौक़ है तो बस 16 साल 15 साल की उम्र से शुरू करें और फिर एंड तक लगाते रहें जब तक? हम कोशिश करते हैं कि 14-15 साल के बच्चों को हम लोग रिकमेंड ना करें। अच्छा। एटलीस्ट 17-18 साल में जब बच्चे इसको टेक केयर कर सकते हैं तब हम उनको इसका, क्योंकि जो जिसने लगाने हैं उसी ने उसका ख्याल रखना है। ओके। जो सोल्यूशन है इट शुड बी चेंज रेगुलरली, उसके अंदर छोड़ नहीं देना आपने कई हफ्तों के लिए कि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया था, हालांकि प्रिजर्वेटिव्स होते हैं बट फिर भी उसके अंदर इन्फेक्शन ग्रो करने के चांसेस होते हैं। सेकेंडली आइडियल इज मतलब जब जब इस्तेमाल करें इसका जो पानी है उसको चेंज करें। हाँ जी, चेंज करें, उसको वॉश करें अच्छी तरह से। क्या उसको सादे पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, उसका अपना सोल्यूशन होता है। उस सोल्यूशन से करना है, उसके अंदर सोल्यूशन होता है जिसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो बैक्टीरियाज को ग्रो करने से रोकते हैं, तो उसी सोल्यूशन के अंदर उसको रखना है। सोल्यूशन के बगैर आपने उसको कॉन्टैक्ट लेंस उतार के नहीं रखने, वो ड्राई हो जाते हैं फिर ख़राब हो जाते हैं। फिर ये कि फ्रीक्वेंटली चेंज करने, मतलब ये कॉन्टैक्ट लेंस आपने महीनों यूज़ नहीं करने, जो हैं जो एक्सटेंडेड वेयर भी हैं
वो भी 2-3 महीने बाद आप थैंक यू सो मच डॉक्टर अदील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। अगर आप भी कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करना चाहते हैं तो जो प्रिकॉशंस हमें डॉक्टर अदील ने बताए, अगर उस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं तो हमारी आंखें ख़राब नहीं होंगी। मतलब उन्होंने कहा है पानी को भी चेंज करना है बार बार, और बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक एक लेंस को इस्तेमाल नहीं करना, उसको डिस्पोज ऑफ करके महीना 2 महीना, अगर 2 महीने वाली अगर आपने ली है, और अगर सिर्फ आपने रोज़ की डिस्पोज, अगर आप रोज़ यूज़ करें तो डिस्पोज ऑफ कर दें, वो भी बहुत अच्छी हैं। इस तरह की आप करेंगे तो आपकी आंखें ख़राब नहीं होंगे, आप यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपसे मुलाकात करती हूँ कल। अल्लाह हाफ़िज़।